हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में भूगोल कक्षा 10 का ये जो हमारा है पहला पार्ट 1 का दूसरा पार्ट है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। और इससे पहले वाला जो हमारा पहला पार्ट है मृदा संसाधन से पहले हम लोगों ने भू संसाधन को पढ़ लिया है। उस वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी जा करके चेकआउट कर लीजिएगा हमारे चैनल पे। और हाँ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मृदा संसाधन किसको कहते हैं? मृदा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मृदा के बगैर हम लोग पेड़ पौधे नहीं उगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। इसलिए देखिए, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय का मतलब होता है ये जो मृदा है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। ये मृदा को हम लोग कितना भी बार उपयोग करें, ये हमेशा ये मृदा इसी प्रकार से रहता है, उसमें उपजाऊ बना रहता है। और उपजाऊ अगर कम होता है तो उसमें हम लोग ह्यूमस वगैरह डाल करके फिर से हम लोग उसको फर्टिलाइज करते हैं और अच्छा बना देते हैं। इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय बोलते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं। यह पौधों के विकास के माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। हमारा लिखा हुआ है मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण होता कैसे है ये भी हम लोगों को समझना है। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है? तापमान में परिवर्तन, जैसे देखिए ठंडा, गर्मी, बरसात, ये 3 मौसम आता है। तो तापमान में परिवर्तन होता है तक एक मौसम में हमारा गर्मी पड़ता है, एक मौसम में हमारा बारिश होता है। इसी प्रकार से एक मौसम में हमारा बर्फबारी, हिम होता है, हिम गिरता है। तो इन 3-4 मौसम के वजह से हमारा क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। पवन के कारण होता है, हिम नदी अपघटन के कारण होता है। इन सभी क्रियाओं से हमारा मृदा का निर्माण होता है। इस चैप्टर में जितने भी हमारे नोट्स दिए गए हैं ये हम लोगों को नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ करके मैं एक एक लाइन को क्लियर करके मैं यहाँ पे नोट्स तैयार किया हूँ। इसलिए आप लोगों को बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिए, इससे बाहर एक पॉइंट भी नहीं आएगा, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। अब मृदा का वर्गीकरण किया गया है। तो मृदा का वर्गीकरण का मतलब होता है कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं। तो मृदा का जो पहला प्रकार हमारा है जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल और पीली मृदा है। उसके बाद है लेटराइट मृदा है और मरुस्थलीय मृदा है। एक और हमारा होता है वन मृदा। तो वन मृदा को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बारे बारे से इन चीज़ों को पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं, जलोढ़ मृदा किस प्रकार की मिट्टी होती है, किस प्रकार की फसल उगाई जाती है, सारे को हम लोग एक एक स्लाइड में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है स्टूडेंट, जलोढ़ मृदा। तो यह देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। यह क्या है स्टूडेंट, देश की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। मतलब कि ये सबसे अधिक क्षेत्र में क्या होता है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। जहां जहां पर हमारा नदी तंत्र होता है, नदी, उनके किनारे वाले भागों में हमारा जलोढ़ मृदा का निक्षेप हो जाता है और जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जो सबसे अधिक विस्तृत रूप से फैली हुई है। ये मृदा सबसे अधिक विस्तृत रूप से भारत में फैली हुई है। इसलिए हमारा जो पहला मृदा हमारा जलोढ़ मृदा है। इसका फैलाव क्षेत्र का बात करें, कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो देखिए हमारा जो भारत का नक्शा होता है, इधर हमारा होता है नॉर्थ, इधर हमारा होता है साउथ, इधर हमारा होता है ईस्ट और इधर हमारा होता है वेस्ट। ठीक है। तो संपूर्ण उत्तरी मैदान जो नॉर्थ वाला एरिया है, संपूर्ण उत्तरी मैदान, इसमें हमारा जम्मू कश्मीर आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। इन सारे राज्यों में हमारा क्या होता है, इसका फैलाव होता है। तो जलोढ़ मृदा से बनी हुई है, जिसका निर्माण हिमालय के 3 नदी तंत्र, देखिए हिमालय पर्वत हमारा यहीं पे इस प्रकार से गया हुआ है। ठीक है। नेपाल और चाइना को बॉर्डर को टच करते हुए भारत के बॉर्डर से हमारा क्या है, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत से जितने भी नदी तंत्र है, जो मुख्य नदी तंत्र है, इसके किनारे हमारा क्या हो जाता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है, जिसका निर्माण हिमालय के 3 नदी तंत्र, पहला हमारा है सिंधु, दूसरा हमारा है गंगा और तीसरा हमारा है ब्रह्मपुत्र। इसका फैलाव सक्रिय गलियारे के रूप में राजस्थान और गुजरात में भी है। जलोढ़ मृदा जो है इन राज्यों में भी पाया जाता है, लेकिन इन राज्यों में बहुत कम मात्रा में है।
उसके बाद है पूर्वी तटीय मैदान में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान का मतलब होता है ये वाला भाग, पूर्वी तटीय, ये वाला भाग। इसमें हमारा कौन कौन सा स्टेट आता है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गैंगटोक, इस वाले एरिया में भी हमारा क्या होता है? जलोढ़ मृदा का निक्षेप पाया जाता है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है, जिसका निर्माण जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी से होता है। तो देखिए ये जो हमारा हिमालय से जो निकलती है गंगा नदी, वो गंगा नदी जो हमारा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये हमारा यहीं से हमारा मुड़ करके ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल खाड़ी में चली जाती है। लेकिन यहाँ से जो इधर से जो मुड़ करके इधर से हमारा जो नदी बहती है, इसमें हमारा कौन कौन नदी आ जाता है? महानदी मुख्य रूप से आता है, गोदावरी और कृष्णा, ये 3 नदी, और एक हमारा है कावेरी नदी। इन नदियों के निक्षेप जो है उसको भी हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं, और ये हमारा पूर्वी तटियों में पाया जाता है, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में। उसके बाद देखिए जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका, मृतिका का मतलब होता है स्टूडेंट ह्यूमस, ह्यूमस की अधिकता पाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा क्या होती है स्टूडेंट? बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें मुख्य रूप से पोटास, फास्फोरस, चूना पत्थर, इन सारे तत्व पाए जाते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर, ये 3 तत्व पाए जाते हैं। और एक चीज और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जलोढ़ मृदा जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर। तो खादर जो है हमारा नया मृदा है, नया जलोढ़ मृदा, और ये हमारा होता है पुराने जलोढ़ मृदा। इसको भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स जो है वो बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ के तैयार किया गया है। इसको आप लोग मजाक में नहीं लीजिएगा, इससे अधिक क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ही नहीं। इसलिए देखिए इसमें प्रमुख फसलें, क्या क्या फसल इसमें उगाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन, ये सारे फसल इसमें मुख्य रूप से उगाई जाती है। नोट में देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अधिक उपजाऊ होने के कारण गहन कृषि किया जाता है। गहन कृषि का मतलब होता है हेक्टेयर में, हेक्टेयर में, बड़े क्षेत्र में किया जाता है, बड़े क्षेत्र में, ठीक है, बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। और जहाँ पे कृषि अधिक मात्रा में होगा तो वहाँ पे लोग भी क्या होंगे? अधिक मात्रा में रहेंगे। तो इसलिए इन क्षेत्रों का जो जनसंख्या घनत्व होता है ये भी अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर का एरिया हम लोग ले लेते हैं, तो 1 किलोमीटर में अगर हमारा 100 व्यक्ति रह रहे हैं और किसी स्टेट में, किसी दूसरे स्टेट में 1 किलोमीटर में मात्र 40 व्यक्ति, 50 व्यक्ति रह रहे हैं, तो इसका क्या होता है? जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। मतलब कि उतना ही क्षेत्र में कितना अधिक लोग रह रहे हैं, तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में क्या होता है? जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, मतलब अधिक मात्रा में लोग होते हैं वहाँ पे, क्योंकि खेती जहाँ पे होगा वहीं पे लोग रहेंगे। उसके बाद देखिए आगे आगे हमारा दूसरा मृदा जो है वो है हमारा काली मृदा। तो काली मृदा देखिए यहाँ पे काली लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? काली मृदा कहेंगे। तो इसका रंग भी हमारा काला रंग का होता है, इसका रंग हमारा क्या होता है फ्रेंड? काला रंग का होता है, इसलिए इसे काली मृदा कहते हैं, काली मिट्टी कहते हैं। इसे रेगूर मृदा भी कहा जाता है। देखिए रेगूर मृदा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेगूर मृदा भी कहते हैं इस काली मिट्टी को। और इसमें हमारा पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से दरार पड़ा हुआ है, दरार, दरारें इसमें पाई जाती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेगूर मृदा कहते हैं। और इसमें दरारें बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका भी फैलाव क्षेत्र है, तो इसका जो फैलाव क्षेत्र हमारा है दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में है। दक्कन पठार के जो उत्तर पश्चिम भाग है उस क्षेत्र में हमारा काली मृदा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो काली मृदा जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? तो महाराष्ट्र में, मालवा में और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में अधिक मात्रा में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी में, दक्षिण पूर्वी कहने का मतलब है देखिए ये हमारा ईस्ट वाला एरिया है और ये हमारा साउथ वाला एरिया है।
तो जो हमारा जलोढ़ मृदा था वो हमारा इस वाला एरिया में पाया जाता था, लेकिन ईस्ट और साउथ एरिया हमारा ये वाला हो गया। तो इस वाले एरिया में हमारा क्या क्या है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन सारे स्टेट में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों तक फैली हुई है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन वाले क्षेत्र में भी हमारा काली मिट्टी पाई जाती है। और ये हमारा जो है वेस्ट वाला एरिया में भी पाई जाती है। उसके बाद देखिए इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना पत्थर की प्रचुरता होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम मात्रा में फास्फोरस होता है। फास्फोरस जो है हमारा इसमें क्या होती है, कम मात्रा में होता है। और फास्फोरस का कार्य है मिट्टी में नमी बनाए रखना। अब मिट्टी को नमी बनाए रखने वाला तत्व ही उसमें बहुत कम मात्रा में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें दरारें बहुत अधिक मात्रा में पड़ेंगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस मृदा में गहरी दरारें पड़ जाती है। उसके बाद इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी है, कौन कौन सी फसलें इसमें उगाई जाती है। तो जो सबसे प्रमुख फसल है वो हमारा क्या है, कपास। और इसमें कपास खेती किया जाता है, इसीलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैक वालों का, और अन्य जितने भी बोर्ड हैं उन सारे बोर्ड वाले का इतना ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि ये बार बार आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि काली कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं और किसको कहते हैं। ठीक है, तो रेगूर मृदा को क्या कहा जाता है, काली कपासी मृदा कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला स्लाइड में हम लोग चलते हैं लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा, तो लाल और पीली मृदा क्या है, कम वर्षा वाले क्षेत्र का मुख्य मिट्टी है। कम वर्षा कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट, तो राजस्थान वाला एरिया में कम वर्षा होता है, तो उस क्षेत्र में इसका क्या है, अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक निक्षेप है। यह मृदा जो है अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना होता है। तो जो लाल और पीली मृदा है वो अग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान से बना होता है। अग्नेय चट्टान का मतलब होता है कि ये हमारा धरती है और यहाँ से जब लावा फूटती है तो लावा फूटने के बाद में इस प्रकार से ऊपर सतह पर जम जाता है, बड़े लेवल पर यहाँ पे ठंडा होकर के मृदा का निर्माण करती है। और इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। ये भी हमारा उपजाऊ मृदा है, लेकिन इसका जो लौह तत्व होने के कारण इसका लाल होता है। देखिए लौह पदार्थ पाए जाने के कारण इसका रंग लाल होता है, और जल योजन के कारण क्या होता है, पीला रंग होता है। तो इसमें बहुत सारे तत्व भी पाए जाते हैं, खनन भी किया जाता है इस मिट्टी में बहुत ही अधिक मात्रा में। इसका जो फैलाव क्षेत्र है, यह मृदा दक्कन के पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में फैली हुई है। छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान में फैली हुई है, इसका फैलाव क्षेत्र है। इस मृदा रवेदार अग्नेय चट्टानों से लौह धातु के प्रसार के कारण लाल रंग का होता है, और जल योजन के कारण पीला रंग का होता है। ये आप लोगों का मुख्य पॉइंट है इसमें, इस मिट्टी में। आगे हम लोग देखते हैं लेटराइट मृदा। तो लेटराइट मृदा किसको कहते हैं, लेटेराइट का मतलब होता है ग्रीक भाषा का एक शब्द है लेटराइट, और इसमें हमारा जो लेटर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो लेटर वर्ड आ रहा है, लेटर वर्ड का मतलब होता है ईंट होता है। तो इसी शब्द से लिया गया है लेटराइट, इसका अर्थ होता है ईंट। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जो लेटराइट मृदा है वह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये दो क्षेत्र में अधिक मात्रा में लेटराइट मृदा पाया जाता है। इसका फैलाव क्षेत्र का बात करें तो ये हमारा महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्य हमारा हो गया इधर वाला एरिया, जिसमें हमारा असम, त्रिपुरा आता है। उस वाला एरिया में भी ये हमारा लेटराइट मृदा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और ये हमारा फोटो दे सकते हैं लेटराइट मृदा का है। उसके बाद इसमें मुख्य फसल कौन कौन सा है, तो इसमें हमारा होता है असम में अधिक मात्रा में क्या होता है, असम त्रिपुरा में अधिक मात्रा में चाय और कॉफ़ी और काजू का खेती किया जाता है। तो इसी वजह से किया जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चाय, कॉफ़ी और काजू का खेती इसी ए वाले एरिया में क्यों किया जाता है, तो इसलिए कि यहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है, और काजू का खेती मुख्य रूप से लाल लेटराइट मृदा में किया जाता है।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मृदा संसाधन वाला टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन भी सबसे अधिक पहला चैप्टर से ही आता है, इसलिए पहला चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा का रंग जो होता है लाल और भूरा होता है, जो आमतौर पर रेतीली और लवणीय होता है। लवणीय का मतलब होता है नमकीन, नमकीन होता है, ठीक है। इस मृदा में नमक की मात्रा बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, देखिए नमक का मात्रा अधिक होगा, Na का जो हमारा होता है 14 होता है, इसका जो pH वैल्यू होता है 14 होता है। तो इसको हम लोग क्षारीय मिट्टी भी कह सकते हैं। तो इसको अम्लीय बनाने के लिए इसमें अम्लीय तत्वों को मिलाया जाता है, तभी इसमें हमारा जो खेती होता है वो संपन्न हो पाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फैलाव क्षेत्र का बात करें तो इस मृदा का फैलाव क्षेत्र शुष्क जलवायु और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जो कृषि योग्य नहीं होता है। आप लोगों को बताएं ना, ये क्षारीय होता है, इसमें कृषि बहुत कम मात्रा में होता है। इसमें बहुत सारे तत्व मिला करके उसको क्षारीय जो है एसिडिक बनाया जाता है। एसिडिक जब बना देंगे तभी हमारा क्या होगा, इसमें बहुत अधिक एसिडिक भी नहीं बनाना है आप लोगों को, मीडियम रेंज, जो हमारा मीडियम रेंज होता है 7 के करीब होता है। तो मिट्टी को हमको 5 से 7 के बीच ही रखना है, तभी हमारा जो खेती है अच्छे से हो पाएगा। तो इसके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, देखिए इस प्रकार से एक खेत है ना, तो ये खेत है, तो इसमें इस प्रकार से पाइप बिछा दिया जाता है, पतली पतली, ठीक है, पतली पतली पाइप बिछा करके, और इसमें छोटा छोटा इस प्रकार से होल होता है। तो जो होल होता है उससे पानी टपक टपक करके बूंद बूंद करके पौधों तक पहुंचता है। यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, यहाँ पे पौधा लगा हुआ है, तो इन पौधों को क्या होता है, एक एक बूंद करके पानी मिलता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में पौधों को पानी मिल जाता है और पानी का खपत इसमें बहुत कम होता है। हम लोग आसानी से कम पानी में भी खेती कर सकते हैं, तो ड्रिप सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और ये मृदा जो है राजस्थान के मुख्य मृदा है। यह मृदा कहाँ पे मुख्य रूप से पाया जाता है, तो राजस्थान में पाया जाता है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से बंजर भूमि के समान ये हमारा मृदा होती है, मरुस्थलीय मृदा। जल व वाष्प अधिक होने के कारण ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। तो इसमें जल वाष्प अधिक मात्रा में होती है, क्यों, क्योंकि ये हमारा मृदा जो है रेतीली होती है। तो रेतीली मृदा में जल वाष्प की अधिक मात्रा में जल वाष्प होगा, तो इसमें ह्यूमस और जो नमी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, और ह्यूमस जो है वो नीचे तली में जा करके बैठ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि सतह में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ये हमारा खेत है, तो खेत में जब पानी हम लोग सिंचाई करेंगे तो ये क्या होता है, नीचे जा करके तली में बैठ जाता है, ऊपर में बहुत कम मात्रा में नमी होता है, ठीक है। जिससे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा चूना का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आगे हमारा है वन मृदा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो वन मृदा को पढ़ लेते हैं। वन मृदा का कहने का मतलब है पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाला मृदा। ये मृदाएं पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। यह पर्याप्त वर्षा होता है, यहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में वर्षा होता है। नदी घाटियों के कारण ये मृदाएं दोमट और सिलवट होती है। नदी घाटियों के कारण क्या होता है, ये मृदा जो है हमारा दोमट और सिलवट होती है। इस प्रकार से हमारा जो है मृदा अपर्दन का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपर्दन के बारे में। इस मृदा का अधिक अपर्दन के कारण एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होता है। इसमें हमारा एसिडिक की मात्रा और ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होता है। उसके बाद इसका फैलाव क्षेत्र का बात करें स्टूडेंट, तो इसका फैलाव क्षेत्र नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में, जहाँ पे नदी घाटी होगा, देखिए ये ढलान वाले क्षेत्र में पाया जाता है। पर्वत और पर्वतीय एरिया, पहाड़ी एरिया किसको कहते हैं, जहाँ पर ढलान होता है। तो इन क्षेत्रों में नदी जो बहता है, तो नदी बहने के साथ साथ जो नीचे जो यहाँ पे एक गांव बसा हुआ है, इन क्षेत्रों में हमारा क्या होता है, इस मिट्टी का, इस मृदा का फैलाव होता है। नदी सोपान वाले क्षेत्रों में भी इसका फैलाव होता है। यह मृदा भी उपजाऊ होती है, यह मृदा भी क्या होती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें जो जंगल वाले पेड़ पौधे के पत्ते होते हैं सड़ गल के उसमें मिले हुए होते हैं। उसके बाद देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं मृदा अपर्दन।
तो मृदा अपर्दन किसको कहते हैं? अपर्दन का मतलब होता है कटाव, मृदा का कटाव। इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया और अपर्दन दोनों साथ साथ चलती है। मतलब कि देखिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो टेम्परेचर का बदलाव से होता है, पवन चलने से होता है, हिम नदी से होता है। इन सारे तत्वों से, इन सारे चीज़ों से हमारा क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। अब इधर हमारा मिट्टी का निर्माण हो रहा है, इधर से हमारा अपर्दन भी हो रहा है। दोनों कार्य साथ साथ चलता है, इसलिए हमारा क्या होता है? संतुलित रहता है। लेकिन कुछ जो है मानवीय क्रियाकलापों के वजह से क्या हो गया है? संतुलन भंग हो गया है। तो कौन कौन से कार्य हैं जिसके कारण हमारा संतुलन भंग हो गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे में हमारा पहला लिखा हुआ है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पेड़ पौधों की कटाई। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने आवश्यकताओं को, ये तो हमारे सारे संसाधन हो गए, तो संसाधन को हम लोग उपयोगिता बढ़ा देते हैं। तो उपयोगिता बढ़ गया है, इसके कारण हम लोग क्या करते हैं? अपने उपयोगिता को पूरा करने के लिए, उपयोगिता को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वनों का कटाई करते हैं। जैसे लकड़ी के लिए, प्लाई बोर्ड बनाने के लिए फैक्ट्रियों के द्वारा, और भी घर बनाने के लिए बहुत सारे जो क्रियाकलाप है जिसमें हमारा जो वनोन्मूलन जो है हमारा मुख्य कारण बन जाता है। उसके बाद अति पशुचारण। अति पशुचारण का मतलब होता है कि जंगलों में हम लोग अधिक मात्रा में पशुचारण कर रहे हैं, पशुओं को लेकर के हम लोग चरा रहे हैं। जिससे होता क्या है कि जो पेड़ पौधे जो बड़े होने वाले थे, उन पेड़ पौधों को क्या किया? जानवर ने खा लिया। अब जानवर खा लिया तो क्या होगा? उस पेड़ पौधा का विकास नहीं हो पाएगा। जब पेड़ पौधा का विकास नहीं होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा? हमारा वहाँ का मिट्टी का कटाव अधिक होगा, क्योंकि जड़ें जो होती है, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है, वो मिट्टी को पकड़ करके रखती है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। तो पेड़ पौधों को क्या करता है? जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ करके रखती है, जिससे हमारा अपर्दन का कार्य रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे अति पशुचारण के कारण ऐसा हमारा संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में भी मिट्टी हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। जैसे ईंट बनाने के लिए, तो ईंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है मिट्टी का। उसके बाद देखिए, सीमेंट उद्योग में भी हमारा मिट्टी का, चूना पत्थर का, इन सारे चीज़ों को उपयोग किया जाता है। उसके बाद है खनन कार्य। खनन कार्य को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, खनन में हमारा होता है कोयला खनन, बॉक्साइट खनन, अभ्रक खनन। इन सारे क्रियाओं के कारण क्या होता है कि हमारा जो संतुलन है वो भंग हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं? डायनामाइट लगाते हैं और कोयला, बॉक्साइट, अभ्रक जैसे तत्वों को हम लोग निकाल लेते हैं। वो तो हमने अपना उपयोगिता के लिए निकाल लिया, लेकिन ये हमारा क्या करता है? मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, हमारे प्राकृतिक के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसके बाद देखिए, कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं जिससे हमारा क्या होता है? मृदा अपर्दन होता है। जैसे नदी घाटी में क्या होता है कि एक नया छोटा सा, देखिए ये इधर से नदी बह रहा है, इसका एक धारा इधर बिछड़ गया। अब इधर बिछड़ गया तो ये हमारा क्या होगा? एक गहरी नालिका के तरह इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं गहरी वाहिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसे अवनालिका कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अवनालिका। जो बिछड़ी हुई धारा होती है, नदियों से बिछड़ी हुई धारा होती है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़क कहते हैं। चंबल बेसिन के एरिया जहाँ पे अपर्दन का कार्य होता है, मृदा अपर्दन होता है, उस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? खड़क कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक अवनालिका का फोटो भी दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला हमारा आता है चादर अपर्दन। देखिए, चादर अपर्दन मैं इसी में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मिट्टी है, तो यहाँ पे जब नदी बह करके जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता है? इसके बगल वाला, जैसे देखिए यहाँ पे गढ़वाल दिया हुआ है, हमारे एरिया में इसको गढ़वाल कहते हैं फ्रेंड। आप लोगों के एरिया में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गढ़वाल दिया हुआ है, तो ये जब नहीं दिया हुआ रहता तो मिट्टी हमारा क्या होता है? कटाव होता, और कटाव के कारण ये हमारा मिट्टी जो है वो पानी के साथ में घुल जाता है, घुल जाता है। तो घूल कर करके क्या होता है? दूसरे एरिया में चला जाता है मिट्टी, तो उसी को हम लोग चादर अपर्दन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ढाल के साथ पानी का बहाव होता है तो मिट्टी पानी के साथ घुल कर बह जाता है, उसी को चादर अपर्दन कहते हैं। और ये VBI क्वेश्चन है, आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। ये अगला बार
नहीं आया था 2024 वाला एग्जाम में, लेकिन 2025 में ये पक्का आएगा। ठीक है, तो चादर अपर्दन किसको कहते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। अब मृदा अपर्दन के संरक्षण कुछ उपाय भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी आप लोगों के पास कुछ पॉइंट होगा तो आप लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो मृदा अपर्दन का संरक्षण क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, समोच्च जुताई करके हम लोग मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाकर, सोपान बनाने का मतलब होता है सीढ़ीदार कृषि, ये दोनों एक ही चीज है। जैसे देखिए ये हमारा ढाल वाला है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, सीढ़ीदार इस प्रकार से बना देना है। तो इससे हमारा क्या होगा कि मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कृषि करेंगे। और यहाँ पे देखिए गढ़वाल इस प्रकार से लगा देंगे, तो गढ़वाल वाला एरिया रहेगा तो ऊपर हमारा मिट्टी का कटाव नहीं होगा, तो हमारा फसलें यहाँ पे तैयार हो जाएगी। उसके बाद है घास की पट्टी लगाकर, तो घास की पट्टी इस प्रकार से लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है, गढ़वाल से पहले हमारा घास की पट्टी लगाया हुआ है। उसके बाद देखिए घास की पट्टी लगाकर स्ट्रिप फार्मिंग करके, स्ट्रिप फार्मिंग इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है स्टूडेंट, आप लोग स्ट्रिप फार्मिंग देख लीजिए, इस प्रकार से होता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और लिखा हुआ है, पेड़ों को कतार में लगाकर। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से नदी बह रहा है और यहाँ पे कतार में हम पेड़ पौधों को लगा देंगे, तो इसकी जड़ें जो होती है मिट्टी को क्या करेगी, पकड़ करके रखेगी। अब जब पकड़ करके रखेगी तो बहुत सारे पेड़ रहेंगे, तो इस प्रकार से मजबूती आ जाएगा। ठीक है, और जब मजबूती आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, कटाव कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपर्दन को संरक्षित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कुछ और तरीके होंगे तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ये बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया गया है। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।